हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए पार्ट 2, जिसमें एसएमसी के गठन की बात और एसएमसी के कार्यों के बारे में आपको बताया जाएगा, और अंत तक जरूर देखें। व्यवस्था उचित नहीं है। किसी ऐसे एनजीओ को ढूंढ लाते हैं जो वहां डोनेट कर सकता है, तो मेरे बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर मैंने अपने आसपास के जो 4 बच्चे 10 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उनको पकड़ के, उनको समझा के, उनके परिवार को समझा के, उनकी काउंसलिंग करके उनको विद्यालय में एडमिट करा दिया, ये मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए तो शायद अपने माँ बाप का नाम बाद में लेंगे, पहले आपका नाम लेंगे। उस अंकल की वजह से, उस मैडम की वजह से, उस आंटी की वजह से मैंने आज शिक्षा ग्रहण कर ली। जैसे अनु, तो हमें ये समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। तो यही हमारा स्कूल और बच्चों के विकास के लिए एसएमसी के मुख्य कार्य हैं। मैंने मोटी मोटी चीजें गिनाई कि हम विद्यांजलि के तहत ये सब चीज लेकर के आ सकते हैं। एसएमसी की जो पार्लियामेंट बैठेगी, जो मंथली मीटिंग होगी, उसमें बैठें, उसमें चर्चा परिचर्चा करें, और जो रिजल्ट आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जब बैठेंगे ही नहीं, केवल हाजिरी लगाने के लिए जाएंगे, तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, फिर कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद स्कूल और बच्चों के विकास के लिए एसएमसी की कार्य प्रणाली, ये क्या है? ये वही एसडीपी है, आपने बात करी होगी ना इस पे। ये वही एसडीपी है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, कि हम बच्चों के विकास के लिए कौन सा स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएं, विद्यालय के विकास के लिए कौन सा स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएं, कौन कौन सी समस्याएं हमारे विद्यालय के अंदर हैं, वो कब कब सॉल्व की जा सकती हैं, किसको उनकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो हम उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो तभी उसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है कि इसको 6 महीने के अंदर ये काम करना है। वो 6 महीने में नहीं हुआ तो कारण उसका क्या है, और उस फिर कारण पे काम कर लिया तो मेरे बच्चों के लिए भला हो ही जाएगा। उसके बाद पिछली एसएमसी द्वारा बच्चों के विकास के लिए किए गए उल्लेखनीय एवं सकारात्मक, इस पे आपने स्टोरी कुछ बात करी होगी, करी नहीं है, तो ये आज करेंगे। ऐसे भी हमारे बहुत से विद्यालय हैं, जैसा मोदी जी ने बार बार कहा कि मैं पहले आरपीवीबी लिंक रोड में था, वहां भी उनको एसएमसी के एक्टिव मेंबर मिल गए। तो ये एक क्या है, सराहनीय कार्य है या नहीं है? नहीं भी मिलेंगे तो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्टोरी हमारे विद्यालय की बननी चाहिए जो स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसको हाईलाइट किया जा सके, वो कहानी बन सके उस विद्यालय की। हेलो, मैं आपको कहानी शेयर कर देता हूं। नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्कूल, जहां स्कूल के गेट के सामने कूड़ेदान था, बच्चों को निकलना बहुत मुश्किल था, स्कूल को, टीचर को निकलना बहुत मुश्किल था, यहां तक कि बच्चों का एनरोलमेंट कम होता जा रहा था बढ़ने की बजाय। जबकि हम क्या कर रहे हैं, 100% एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। अभी ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें भी ये कहा है कि 2030 तक को स्कूल में लेकर के आएंगे, 2030 तक, और हर बच्ची को लाने के बाद 2030 तक उसका एफएलएन भी कंप्लीट करेंगे, ये पॉलिसी कहती है। तो वहां की मैं कहानी आपसे शेयर कर रहा था कि वहां उस स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ने की बजाय कम हो रहा था। वहां की एसएमसी ने एक्टिवली काम किया, वहां का टीचर प्रिंसिपल चेंज हुआ, प्रिंसिपल ने एसएमसी को मोटिवेट किया, एसएमसी ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, काउंसलर के पास गए, एमसीडी
का स्कूल था, एमसीडी ऑफिस में गए, एमपी एमएलए के पास गए, 4 बार 5 बार धक्के खाए, उसके बावजूद ये रिजल्ट आया निकल के कि वहां से उस कूड़ेदान को शिफ्ट करना पड़ा और आने वाले 6 महीने में एनरोलमेंट डबल हो गया। किसने किया? एसएमसी ने किया। और वो कभी मैं उस स्कूल को कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन उसको जब हमने एससीईआरटी लेवल पर हम एसएमसी की प्लानिंग के लिए काम कर रहे थे, तो तब उसकी स्टोरी हमें सुनने को और पढ़ने को मिली। तो वो आपका भी विद्यालय हो सकता है, ऐसा स्कूल आपका भी हो सकता है कि जहां की स्टोरी बन जाए और राज्य स्तर के अधिकारी नेता उस स्टोरी से को कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो कि मेरे फलाने स्कूल ने ये काम किया है, फलाने स्कूल के एसएमसी ने ये काम किया है। जैसे आज मैं नॉर्थ ईस्ट के स्कूल की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, तो कर सकते हैं। केवल हमें थोड़ी सी मानसिकता चेंज करने की आवश्यकता है, बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। परख पे हमने बात करी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। देखेंगे पेज नंबर 9 आपके पास बुकलेट है, टीचर को क्लास में पढ़ाने के लिए बहुभाषी, ये सब जो अभी हमने बहुभाषी पर बात कर लिया, ठीक है, यानी बच्चे की भाषा में, मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 के लिए बच्चों को बुनियादी साक्षरता, ये जो एफएलएन की बात है, अगर हम इसे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो बुनियादी को फाउंडेशनल, साक्षरता को लिटरेसी और संख्यात्मक को यहाँ पर न्यूमरेसी कहा गया है। तो वो एफएलएन है, एफएलएन प्राप्त करने के लिए जोर दिया जाएगा कि 2025 तक तीसरी क्लास तक, जिसकी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि हमारे विद्यालयों में क्या चल रहा है, निष्ठा, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें काम हो रहा है। क्यों किया जा रहा है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करके ऐसे बच्चों को अलग से सपोर्ट देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग लिखना, पढ़ना और गणना करना सीख जाएं। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम में आलोचनात्मक चिंतन, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित, तो यहां पर एनईपी जो है, एनईपी 2020 आपको क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है कि बच्चा जो है केवल पाठ्यक्रम तक सीमित ना रहे, वो अतिरिक्त पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करे और उसके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग करने की पावर डेवलप हो कि किसी चीज को उसने अडॉप्ट किया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो यूटिलाइज कर सके। रटना नहीं है। ओके, तो यहां पर ये एनईपी जो है, जो हमारी पहले रटने वाली, पहले होता था ना, जब हम कभी पढ़ते थे तो अगर मैं याद करूं तो 2 बच्चों की मतलब 2 लाइन बना दी जाती थी पूरी क्लास की, और उधर से पहाड़ा बोला जा रहा है, उधर से वो रिपीट कर रहा है, बस वो उस तरीके से 25 तक 30 तक पहाड़े याद करवा दिए जाते थे। और बीच में से अगर उनसे पूछ लिया जाए, जैसे उसे, अगर मैं देहाती भाषा में उस तरीके की बात करूं तो उसे पटक कहते थे। आप अगर कहीं हैं तो बीच बीच में से तोड़ करके पूछा जाए तो बच्चा नहीं बता पाता था। कारण यह है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप नहीं होती थी। ये जो पॉलिसी है वो ये उसके अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करने की बात करती है कि उसे रटना नहीं है, किसी चीज को समझना। ओके, तो यहां पर उसे क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना विचारना पड़ेगा। उसके बाद आता है छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण, जिसकी हमने बात कर ली, परख। पहले क्या होता था, नेस होता था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसी को अब क्या कर दिया, परख कर दिया कि अब बच्चे को उसका अचीवमेंट को परखना है, उसने कितना किया और उसने जो नहीं किया उसे कराने की प्लानिंग करना है। पहले क्या होता था कि टेस्ट होता था, टेस्ट की फिलॉसफी अलग है,
और परखने की फिलॉसफी अलग है। हम किसी चीज को परख रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन निकाल करके ला सकते हैं, लेकिन टेस्ट बच्चे को क्या करता है, डिमोटिवेट कर देता है। उसका 30% आया, 33% नहीं आया, 90% नहीं आया, उसका 90% आया, वो डिमोटिवेट हो गया। उसने कंपैरिजन किया कि वो तो मेरी क्लास का बच्चा था, उसका तो बहुत बढ़िया आया, मेरा नहीं आया। लेकिन यहां पर क्या होगा, बच्चे को परखा जाएगा और बच्चे को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की जाएगी। ओके, उसके बाद आता है समग्र शिक्षा के विकास को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल बीच का बहु विषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करी, यहां पर हर विषय को पढ़ाने की बात करी। ये हम पहले भी अपने शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में कह चुके हैं कि बच्चे के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो हिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ सके, साइंस पढ़ सके। पहले क्या होता था, पहले 8th क्लास के बाद ही बाइफरकेशन हो जाता था कि ये तो साइंस पढ़ेगा, ये कॉमर्स पढ़ेगा, ये आर्ट पढ़ेगा। उसके बाद आसपास के स्कूलों को एक समूह में जोड़कर स्कूल कॉम्प्लेक्स का गठन करना कैसे संभव है, क्यों किया ये इसलिए किया, एक स्कूल के अंदर साइंस है, एक स्कूल के अंदर कॉमर्स है, एक स्कूल के अंदर उर्दू है, एक स्कूल के अंदर संस्कृत है। तो एक जब 4 स्कूलों का, 5 स्कूलों का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा, जो बच्चा उर्दू के साथ फारसी पढ़ना चाहता है, अरबी पढ़ना चाहता है, वो उस पड़ोस के स्कूल में चला जाएगा पढ़ने के लिए। ये कौन लेकर के आए, क्योंकि सारे रिसोर्सेस एक स्कूल में जुटाना तो पॉसिबल नहीं होगा ना। कुछ रिसोर्सेस एक पास के स्कूल में होंगे, कुछ रिसोर्सेस पास के स्कूल में होंगे, तो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना, ये तो बहुत पहले से भी हम करते आ रहे हैं। इसको टाइम हो गया, अरे चलिए, यहाँ की जो होस्ट हैं मिस लवली जी, उनकी तरफ से इशारा आपको रिलैक्स करने के लिए है, ठीक है। कितना थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। इन सब चीजों को देखिए मैम, हम सब बच्चों के भले के लिए आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद खाली एक प्रोफेशन तक नहीं है कि मैं अपनी चेयर पर बैठा रहूं, और मैडम का भी मैं जहां भी देखता हूं वो किसी ना किसी विद्यालय में किसी ना किसी गतिविधि के साथ जुड़ी रहती हैं। हम सब और हमारी टीम का मकसद केवल एक ही है कि हमारे देश के बच्चों का भला हो जाए। जहां भी हम हैं उन बच्चों के कल्याण के बारे में हम सोच पाए। तो इन योजनाओं की, इन पॉलिसीज की बात जो हमने करी वो एक कानूनी तरीके से करी, एक दस्तावेज को रेफर करते हुए करी, लेकिन इंसानियत के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरा यही है कि हम अगर देश का भविष्य चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, और तो केवल और केवल हम किसी गवर्नमेंट को दोषी ना ठहराएं, हम अपने विद्यालय को दोषी ना ठहराएं, हम अपनी अधिकारों के साथ साथ जो हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी है, जो हमारी विद्यालय के प्रति जिम्मेदारी है, जो हमारी राज्य के प्रति जिम्मेदारी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें देता है, संविधान भी हमें देता है, उन जिम्मेदारियों का अगर हम पालन करें। और सबसे बड़ा लालच ये कि जिस स्कूल के अंदर हमारा बच्चा पढ़ता है उस विद्यालय के हम एसएमसी मेंबर हैं, यानी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। अगर वहां कुछ व्यवस्थित किया जाएगा तो वो आपके सहयोग से ही होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि
आपने इतने सुगम और सरलतापूर्वक समझाया कि बहुत ऐसी बातें जो जानकारी नहीं थी, अब उस चीज को मैं आसानी पूर्वक बिल्कुल सरलता से मुझे जानकारी हासिल हुई। मैं इसमें अजय सर जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, लवली मैडम जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जो काफी एजुकेशन के बारे में समझाए हैं। एसएमसी मेंबर का क्या फर्ज होता है इसके बारे में आप लोगों ने समझाया, बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, घर का माहौल व्यवस्था किस प्रकार रखना है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी कुछ समझदारी की अभाव में नहीं हो पा रही थी, तो मैं अच्छी तरह से आप लोगों के द्वारा समझ पाया। सर ये हमारे सोशल अच्छा, थैंक यू। सोशल से मैं नाम के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे विद्यांजलि का एक टीचर है समझी जी। हाँ आए क्यों नहीं है वो एसएमसी में? एसएमसी मेंबर नहीं है वो? अच्छा अच्छा। पर सर वो आते हैं एक्टिविटी के लिए आते हैं, विद्यांजलि में तो है उनका, और अभी वो कल से स्कूल में है। उनका बच्चा हमारे 2022-23 में 5 पास किया था। वो ऑलराउंडर भी रहा था बच्चा, सारे सब्जेक्ट से मैथ्स के जवाब विद्यांजलि का विद्या ज्ञान का सब कुछ किया था। और अभी वो प्रेजेंट में सरोज नगर में लक्ष्मीबाई नगर में पढ़ता है IN है, वहाँ नबी को स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। बहुत बढ़िया। और वो काफी है, उनके पेरेंट्स आते वेरी हैं, गुड, उनकी है तो वेरी मैं गुड। शायद कल उनको एक बार बुला सकती हूँ बिल्कुल बुला सकते हैं, पेरेंट्स को। बिल्कुल बुला सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए वो बुला 1 घंटे सकते हैं। पढ़ाने के लिए भी आते हैं सर, चौथी क्लास को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको बताइए, पिछले साल स्टेज पे आए थे ना वो डाइट दरियागंज में। कुछ नहीं, वो सर को देनी है फोटो ना, ग्रुप बनाएंगे ना अच्छा, WhatsApp का ग्रुप, मैंने बोला नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के, आपसे बातचीत करके। आप सबने बड़े धैर्य के साथ सुना, समझा, और मेरी उम्मीद यही है कि जो कुछ हमने कुछ आज सीखा या इस 3 दिन के भीतर जो सीखेंगे, समझेंगे, उसको हम जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि हम अपने बच्चों के भले के लिए काम करेंगे, अपने देश के बच्चों के भले के लिए काम करेंगे। एक और थोड़ा सा मैं टिप्स में कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा आपके आसपास है और उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो देखिए, पेरेंट्स भेजने के लिए, ना भेजने के लिए जिद्दी हो गए हैं, तो आप उसे लाने के लिए जिद्दी हो जाइए। आप उसे लाने के लिए जिद्दी हो जाइए, उसे कैसे भी करके उसे रोज बोलिए कि मैं जब तक आपके यहाँ आकर के चाय पीऊंगा, जब तक आप इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। हो सकता है कि आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो, लेकिन उस बच्चे का भला हो जाएगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे बच्चे अगर मिलते हैं, और अगर हमने एज ए SMC मेंबर 10 बच्चों को भी आइडेंटिफाई करके स्कूल में ले आए और वो पढ़ लिख करके थोड़ा भी आगे बढ़ गए, तो शायद देश के विकास में, इस दिल्ली जैसे राज्य के विकास में 4 चांद लग जाएंगे और आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इन सब चीजों को हम ध्यान में रख के काम करेंगे। आपको और पॉलिसीज के बारे में उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा पहला वीडियो इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और पूरी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आपके पास आगे की वीडियो के लिए कोई कमेंट्स है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं और हमारा इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।